हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो आज से हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसको हम लोग T20 सीरीज बोलेंगे। यहाँ पे मैं सारा चैप्टर नहीं डिस्कस करूँगा। सब देखो, चैप्टर में 50-60% ऐसी चीज़ होती हैं जो सबको आती हैं, और बाकी ऐसी चीज़ होती हैं जो किसी काम की नहीं होती हैं। पर कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं हर चैप्टर में जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं नीट पर्सपेक्टिव से, और लोगों को याद नहीं होते हैं और बहुत कन्फ्यूजिंग होते हैं। तो उन पॉइंट्स को यहाँ पे डिस्कस करूँगा, तो सभी लोग ध्यान से इस सीरीज़ को फॉलो करना। और आज पहला चैप्टर है इस सीरीज़ का जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। तो इसमें पहला पॉइंट क्या है? टेस्ट क्रॉस में हमारा क्या होता है? डोमिनेंट फिनोटाइप मिलता है उसका हम लोग रेसेसिव प्लांट के साथ में क्रॉस कराते हैं, ठीक है। फिर आ जाएगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस के एग्जांपल होते हैं डॉग डॉग फ्लावर या फिर स्नैपड्रैगन या फिर एंटेरियनम एसपी। और यहाँ पे जो हमारा एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन हो रहा था उसमें क्या मिल रहा था हमें? जो रेड कलर का वाइट कलर से करा रहे थे, तो हमारे F1 जनरेशन में सारे के सारे पिंक मिल रहे थे। और आगे का क्रॉस तुम कराओगे तो क्या होता था? एक रेड मिलता था, एक वाइट मिलता था और दो पिंक मिल जाते थे, ठीक है। तो ये इसके बेसिस पे अपने क्वेश्चंस बना सकते हो। तीसरा पॉइंट ये है कि हमारा जो एलील होता है कैपिटल बी, वो एक से ज़्यादा इफेक्ट शो करता है। तो उसमें क्या होता था? कैपिटल बी वाला राउंड शेप का सीड देता था, और उसके अंदर जो साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन होता था वो क्या कहते हैं? लार्ज होता था। वहीं पे कैपिटल बी और स्मॉल बी इंटरमीडिएट साइज का क्या कहते हैं? स्टार्च ग्रेन का साइज बनाता था, पर शेप उसका भी राउंड होता था। तो यहाँ पे जो कैपिटल बी स्मॉल बी है, शेप के बेसिस पे देखा जाए तो कंप्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है, राउंड ही है। पर अगर हम लोग बात करें स्टार्च ग्रेन के साइज पे, तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है, क्योंकि स्टार्च ग्रेन का साइज यहाँ पे इंटरमीडिएट हो जाएगा। फिर आ जाएगा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। फॉलो किस पे होता है? देखो, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट समझ में तो सबको आता है, तो वो फॉलो जो होता है वो सिर्फ कहाँ पे होता है? जहाँ पे दो पेयर ट्रेड्स होंगे और वो सेग्रीगेट करेंगे इंडिपेंडेंटली। फिर आ जाएगा हमारा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो सबसे पहले इसके कुछ एक पॉइंट समझ लो। मेंडल ने अपना काम क्या कहते हैं 1865 में 1865 में पब्लिश किया था। बहुत सारे लोगों को हिंदी समझ में नहीं आती, इसलिए मैंने इंग्लिश में बोला। फिर 1900 में उनके काम को रीडिस्कवर किया था डीवरीज, कॉरेंस और वॉन से मार्क ने। फिर क्या आता है? सटन और बॉवरी ने बिहेवियर ऑफ फाइंड किया कि बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स इज पैरेलल टू द जीन्स। जीन्स बोले तो फैक्टर, मेंडल ने फैक्टर दिया बोला था और बाद में लोगों ने उसको जीन बोलना स्टार्ट कर दिया था। फैक्टर जीन्स एंड यूज्ड क्रोमोसोमल मूवमेंट टू एक्सप्लेन मेंडल्स लॉस, ठीक है। और सटन बॉवरी ने एक्चुअल में देखा क्या था कि जो क्रोमोसोम्स थे और जीन्स थे उनका जो पैटर्न था ना सेग्रीगेट होने का, वो बिल्कुल पैरेलल था। फिर आएगा सटन ने क्या किया? यूनाइटेड नॉलेज ऑफ क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन विद मेंडेलियन लॉज प्रिंसिपल्स, और उसको क्या बोला उन्होंने? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो क्वेश्चन अगर आता है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दी किसने, तो आंसर आएगा सटन, ओके। और अगर एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की बात करी जाए क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की, तो किसने किया था? TH मॉर्गन ने। और किस पे किया था? ड्रोसोफिला मिलानोगास्टर, जो कि हमारा फ्रूट फ्लाई होती है। और इसके जो बेसिक बेसिक पॉइंट्स हैं वो सभी को पता होते हैं, वो नहीं डिस्कस करूंगा मैं। फिर आ जाएगी बात लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन की। तो लिंकेज क्या होता है? लिंकेज में होता है ये है कि दो क्लोजली रिलेटेड अगर जीन्स हैं तो वो साथ में ही रहती हैं, मतलब चिपकी रहती है। लिंकेज का मतलब ये क्या है? लिंक होकर रहना ना। तो लिंकेज में क्या होता था? वो जीन्स सेग्रीगेट नहीं करती थी। और वहीं फिर रिकॉम्बिनेशन में क्या होता था? नॉन पेरेंटल टाइप जीन्स का क्या कहते हैं नेक्स्ट जनरेशन में जो आती हैं वो रिकॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में मैंने बोल दिया, और इसको मतलब साइंटिफिक वे में पेपर में आएगा तो आप लोग के दिमाग में ये चीज़ रहेगी तो आगे बता सकते हो। तो इसमें क्या हुआ? इसका जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन जो कर रहे थे मॉर्गन ने, तो उसके एक्सपेरिमेंट में उसने क्या लिया था? येलो बॉडीड और वाइट आइड फीमेल ली थी, ब्राउन बॉडीड और रेड आइड मेल के साथ में उसका क्रॉस कराया। तो रिजल्ट उसने सोचा था कि भाई मेंडल के लॉ के जैसे वही इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वगैरह लगा करके 9:3:3:1 वाले रेशियो में मिलेगा, पर रिजल्ट आया बिल्कुल अलग। तो यहाँ पे क्या आया? ये जो वाइट आई और येलो बॉडी थी उसमें बहुत भयंकर वाला लिंकेज था, और जिसकी वजह से 1.3% लिंकेज वाला मिला, लिंकेज वाले क्या कहते हैं बच्चे मिले। वहीं पे वाइट और मिनिएचर विंग वाले में क्या कहते हैं तुम्हारा 37.2% रिकॉम्बिनेंट टाइप मिले, ठीक है। फिर आ जाएगा हमारा एल्फ्रेड स्टुअर्ट, इन्होंने जीन मैपिंग करी थी। और फिर आ जाएगा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की बात कर लेंगे। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में क्या होता है? इसका एग्जांपल हो जाएगा स्किन कलर। यहाँ पे क्या होता है? कई सारी जीन्स होती हैं, जैसे स्किन कलर को ही कंट्रोल करने के लिए ABC 3 होती है ना। जैसे कैपिटल A कैपिटल सी में का क्रॉस कराएंगे तो बिल्कुल ब्लैक कलर की स्किन मिलेगी। वहीं पे स्मॉल सी का कराएंगे तो बिल्कुल वाइट स्किन मिलेगी। और वहीं पे इनका कोई भी बीच का कोई भी इंटरमीडिएट कराएंगे तो इंटरमीडिएट स्किन कलर्स मिलते हैं, ठीक है। फिर आ जाएगा प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी में क्या होता है? एक ही जीन बहुत सारे फिनोटिपिक एक्सप्रेशंस को शो करता है, और इसका एग्जांपल हो जाएगा फिनाइल कीटोन यूरिया,
ठीक है। फिर आ जाएगा, इसमें होता क्या है, म्यूटेशन हो जाता है एक जीन में जो कोड करता है एंजाइम फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज के लिए। और ये किस टाइप का म्यूटेशन होता है, सिंगल जीन म्यूटेशन होता है, और जिसकी वजह से हमारा क्या होने लगता है, बॉडी में बहुत सारे फिनोटिपिक चेंजेस आने लगते हैं, जैसे कि हो जाएगा मेंटल रिटार्डनेस हो जाएगी, हेयर रिडक्शन हो जाएगा और स्किन पिगमेंटेशन रिड्यूस हो जाता है। फिर आ जाएगा सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन में सबसे पहला जो डेटा मिलता है हैंकिंग 1891 में, उन्होंने क्या देखा, एक्स बॉडी, ठीक है। और किस में देखा था, इंसेक्ट्स में देखा था। फिर ग्रास होपर्स के अंदर अगर क्या कहते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करें तो एक्स सेक्स टाइप का होता है। एक्सो कौन होगा, मेल होगा, एक्स क्या होगा, फीमेल होगी। और ड्रोसोफिला और ह्यूमंस में बात करें तो एक्स वाई और एक्स एक्स टाइप का मिलता है। तो ये दोनों कैसे किसका एग्जांपल हो जाते हैं, मेल हेट्रोगैमेटी का। फिर जेड 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 डब्ल्यू टाइप का जो सेक्स डिटर्मिनेशन मिलता है बर्ड्स में मिलता है। जेड जेड वाला जो होगी वो फीमेल होगी, और जेड जेड जो होगा वो मेल होगा, और जेड डब्ल्यू जो होगी वो फीमेल होगी, इसीलिए इसको फीमेल हेट्रोगैमेटी बोलते हैं। फिर क्रोमोसोमल एबरेशंस किस में देखने को मिलते हैं, कैंसर सेल्स में देखने को मिलते हैं, ठीक है। फिर आ जाएगा तुम्हारा पॉइंट म्यूटेशन किस में देखने को मिलता है, सिकल सेल एनीमिया में मिलता है। फिर आ जाएगा पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस देखो वो तो कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, वो किसी और वीडियो में बना करके बता दूंगा। और पेडिग्री एनालिसिस बेसिकली यूज़ किसके लिए होती है, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के लिए यूज़ होती है, ना कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के लिए पेडिग्री एनालिसिस नहीं यूज़ करी जा सकती है। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स कौन कौन से हैं, देखो पहले मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में होता क्या क्या है, तो इसमें क्या होता है, म्यूटेशन होता है सिंगल जीन में, ठीक है। और इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे, जैसे कि मायोटेनिक डिस्ट्रॉफी हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया, फिनाइलकेटोन्यूरिया, बहुत सारे हैं। तो उसमें से भी एग्जांपल्स में कुछ कैटेगरीज बनी हुई है। ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल डोमिनेंट का सिर्फ एक एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया है, मायोटेनिक डिस्ट्रॉफी। फिर ऑटोसोमल रेसेसिव, ऑटोसोमल रेसेसिव में कौन कौन है, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकेटोन्यूरिया, थैलासीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस। और एक्स लिंक्ड रेसेसिव में कौन कौन है, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, ठीक है। आप सिकल सेल एनीमिया की बात करें तो इसमें से जो डिजीज फिनोटाइप होता है, डायरेक्ट वही बताता हूँ मैं, एच और एच बी एस वाला ही डिजीज कॉज करेगा, बाकी और कोई डिजीज नहीं कॉज करेगा, क्योंकि वो ऑटोसोमल रेसेसिव है। अगर एच बी एस है तो वो डिजीज नहीं कॉज करेगा, वो कैरियर की तरीके से काम करेगा। तो यहाँ पे एच बी एस में होता क्या है, इसमें जो ग्लूटामिक एसिड होता है वो उसकी जगह पे वैलिन बनने लगता है, ठीक है। तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ग्लूटामिक एसिड सब्सटीट्यूटेड बाय वैलिन। और ये होता कैसे है, ये होता है ऐसे कि जो 6th पोजीशन होता है बीटा ग्लोबिन चेन का, वहाँ पर ग्लूटामिक एसिड वैलिन में ग्लूटामिक एसिड की जगह पे वैलिन बनने लगता है। और ये क्यों होता है, यहाँ पे सिंगल बेस का सब्सटीट्यूशन होता है 6th कोडॉन पे, जहाँ पे GAG होता है जो कि ग्लूटामिक एसिड के लिए कोड करता है, उसमें से सिंगल बेस एडेनिन की जगह पे आ जाता है यूरासिल, जिसकी वजह से GAG की जगह पे अब GUG आ गया। तो GAG जो होता है ग्लूटामिक एसिड के लिए कोड करता है और GUG वैलिन के लिए कोड करता है। तो वहाँ पे ग्लूटामिक एसिड की जगह पे वैलिन का फॉर्मेशन होने लगता है, और जिसकी वजह से हमारा जो आरबीसी होता है पहले नॉर्मल शेप बाइकॉनकेव होता है, उसकी जगह पे सिकल सेल के शेप में आने लगता है, ठीक है। जिसकी वजह से फिर बाद में वो सिकल सेल एनीमिया का कारण बनता है, ठीक है। फिर हम लोग बात कर लेंगे फिनाइल कीटोन्यूरिया की। फिनाइल कीटोन्यूरिया में क्या होता है, हमारी बॉडी एंजाइम लैक करती है। अभी हम लोग फिनाइल कीटोन्यूरिया में एंजाइम कौन सा लैक होता है वो बात कर चुके हैं, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, वो एंजाइम लैक करती है। अब इसकी वजह से होता क्या है, विच कन्वर्ट, अब ये एंजाइम कन्वर्ट किसको करता था, फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में। अमाइनो एसिड जो हमारा फिनाइल एलेनिन है उसको टायरोसिन में कन्वर्ट करता था। अब क्योंकि वो है ही नहीं, इस वजह से हमारी बॉडी में फिनाइल एलेनिन इकट्ठा होने लगता है, और वो बाद में क्या कहते हैं यूरिन के थ्रू बाहर जाने लगता है और हमारे मेंटल रिटार्डेशन वगैरह करने लगता है, क्योंकि वो बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होने लगता है। फिर तीसरा बात कर लेंगे थैलासीमिया। थैलासीमिया भी ऑटोसोमल रेसेसिव है। तो इसके अंदर क्या होता है, एबनॉर्मल HB मॉलिक्यूल्स बनेंगे। तो इसके देखो दो टाइप के थैलासीमिया होती है, अल्फा थैलासीमिया और बीटा थैलासीमिया। तो इसमें मान लो अल्फा थैलासीमिया में देखो HbA1 और HbA2 जीन्स होते हैं, उनके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम नंबर 16 पे। इसको याद करने की ट्रिक देखो, अल्फा का जो अल्फा है ना, अल्फा का साइन देखो 6 से सिमिलर होता है, तो यहाँ से याद कर लेंगे कि क्रोमोसोम नंबर 16 पे प्रेजेंट रहता है। और अल्फा मतलब ए से स्टार्ट हो रहा है ना, तो अल्फा से ये याद कर लेंगे कि HbA1 और A2 ए हो गया ना दोनों में। तो यहाँ से ये चीज़ याद कर सकते हैं कि अल्फा थैलासीमिया HbA1 और HbA2 जीन्स पर होता है और क्रोमोसोम नंबर 16 पे होता है। 16 का शेप अल्फा से सिमिलर है। और क्या हो जाएगा, ये HbA1 HbA2 दोनों पेरेंट्स की जीन्स है ना, तो टोटल 4 जीन्स हो गई। अब मान लो सिर्फ HbA1 एक पेरेंट का खराब हुआ तो मतलब थोड़े से ग्लोबिन चेन्स कम बनेंगे, और मान लो HbA1 HbA2 दोनों मतलब एक पेरेंट का खराब हो गया तो 2 जीन्स खराब हो गए ना, तो और भी कम बनेंगे ग्लोबिन चेन्स। और मान लो दूसरे पेरेंट के भी खराब हो गए HbA1 और HbA2, तो 4 के चारों जीन्स खराब हो गए, तो बहुत ही सीवियर अल्फा थैलासीमिया हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये देखा जाता है कि अल्फा थैलासीमिया का भी
मतलब सीवेरिटी किस पे है। और ऐसे ही एक और होता है थैलासीमिया, बीटा थैलासीमिया। अब बीटा का बी और एच बी बी का बी से याद कर लेना, और क्रोमोसोम नंबर याद करना है। तो देखो एच बी बी में जो डंडी बनी है 11, तो वो 11 को इंटीग्रेट कर रही है ना, तो इस तरीके से इसको याद कर लेना। ये ट्रिक हो गई बीटा थैलेसीमिया को याद करने की। फिर आ जाएगा हमारा सिकल सेल एनीमिया, जो है क्वालिटेटिव डिजीज, क्या डिजीज या फिर मतलब ये बोलेंगे डिसऑर्डर है। देखो क्या होता है सिकल सेल एनीमिया में, क्या हो रहा था, क्वालिटी पे क्वालिटी में देखने को मिल रहा था ना प्रॉब्लम, क्योंकि क्वालिटी बोले तो पहले बाई कॉनकेव था, अब क्वालिटी कैसे हो गई, सिकल सेल बनने लगा। तो यहाँ पे सिकल सेल एनीमिया में क्वालिटेटिव प्रॉब्लम हो रही है, वहीं पे थैलासीमिया में क्या क्वांटिटेटिव हो रही है। देखो अल्फा थैलासीमिया में क्या हो रहा था, मान लो एक HbA1 खराब हुआ तो थोड़े ग्लोबिन चैन बनना कम हुए, ठीक है, 2 खराब हुए तो और भी ज़्यादा ग्लोबिन चैन बनना कम हुए, तो ये क्वांटिटी पे इफेक्ट डाल रहा है ना। तो थैलासीमिया कैसा हो गया, क्वांटिटेटिव वाला हो गया। फिर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स पे आ जाते हैं अब हम लोग। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में क्या होता है, एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी में क्या होता है, लॉस और गेन ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, ठीक है, मतलब एक जनरल टर्म हो गया। अब एन्यूप्लॉइडी के अंदर देखो कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। पहली है कि पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी में होल सेट ऑफ क्रोमोसोम का क्या कहते हैं, वो होता है अब्सेंस हो जाती है सेग्रीगेशन की, जिसकी वजह से पूरा का पूरा सेट ही क्या कहते हैं गायब हो जाता है या फिर ऐड हो जाता है। और ये कंडीशन प्लांट्स में देखने को मिलती है। फिर आ जाएगा हमारा ट्राइसोमी। ट्राइसोमी में क्या होता है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऐड हो जाता है। और फिर आ जाएगा मोनोसोमी। यहाँ पे वन ऑफ एनी वन पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स गेट लॉस्ट। इसका मतलब समझ रहे हो, वन ऑफ एनी वन पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। देखो इसको घुमा करके दे सकता है ये एग्जैक्ट सेंटेंस, इसलिए मैंने स्पेसिफिकली ये बोला। मैंने कह रहा है कि कोई भी एक पेयर है क्रोमोसोम का, उसमें से कोई भी एक क्या कहते हैं लॉस हो सकता है, जिसकी वजह से मोनोसोमी होती है। तो इसको मतलब सेंटेंस में घुमाने का आ सकता है, इसलिए मैंने इसको भी ऐड कर लिया था। तो और जनरली बोले तो मोनोसोमी क्या होता है, एक क्रोमोसोम का लॉस हो जाता है। अब इसके बेसिस पे हमारे 3 क्या कहते हैं कंडीशंस ह्यूमंस में आती हैं। तो पहला आता है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21 हो जाती है, इसकी वजह से टोटल क्रोमोसोम नंबर कितना हो गया 47। क्लाइनेफिल्टर में क्या होता है, एडिशनल एक्स क्रोमोसोम आ जाता है, जिसकी वजह से टोटल क्रोमोसोम नंबर कितने हो गए 47। वहीं पर टर्नर सिंड्रोम में क्या हो जाता है, लॉस ऑफ एक एक्स क्रोमोसोम हो जाता है, जिसकी वजह से टोटल क्रोमोसोम कितने आ गए 45। तो टोटल ओवरऑल देखा जाए तो क्या हो जाएगा, देखो डाउन सिंड्रोम के सारे कैरेक्टर्स देख लेना, बहुत सारे हुए हैं एनसीईआरटी में, वो सभी को याद रहते हैं। क्लाइनेफिल्टर का एक स्पेसिफिक चीज़ हो जाती है कि ये गायनेकोमेस्टिया बोले तो ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाता है मेल्स में, और ये स्टेराइल होते हैं। टर्नर वाले भी स्टेराइल होते हैं और इनकी रेडिमेंट्री ओवरी होती हैं। तो 12 मिनट में देखो हम लोगों ने सारा का सारा चैप्टर खत्म कर लिया। उसमें देखो बीच में बातें भी की हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, याद करके रखना। अगर नीट में आ जाएंगे तो गलत कर सकते हो, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और अपने फ्रेंड्स लोगों की भी हेल्प कर देना ये वीडियो भेज करके, क्योंकि इनहेरिटेंस जैसा चैप्टर लोगों को 4-4 घंटे पढ़ाने में लग रहे हैं, उसमें मैंने 12 मिनट में ही सारा का सारा जितना भी नीट में PYQ वगैरह होगा देख लेना, सारे के सारे यहीं से आएंगे। और आगे क्या कहते हैं, आगे जो नीट 2025 है उसमें भी देख लेना, इसी में से सारे क्वेश्चन आएंगे, और बाद में आकर के कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और यहाँ तक आ गए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और कमेंट सेक्शन में प्लीज़ अप्रिशिएट ज़रूर कर देना, अच्छा लगता है। थैंक यू।